हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों। इसी के मिड टर्म एग्जाम 2025-26 के लिए हम लोग अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है विद सॉल्यूशन के साथ में इसी को समझ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सैंपल पेपर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है बच्चों, तो पार्ट 1 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, इवन ऑल सब्जेक्ट्स ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक बार इस चीज को ध्यान से समझो। इससे पहले की जो वीडियो थी ना पार्ट 1 वाली, उसमें हमने बेसिकली अपना खंड नंबर का पूरा डिस्कस कर लिया था, खंड नंबर खा डिस्कस कर लिया था और खंड नंबर गा डिस्कस कर लिया था, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अब जो हमारी ये आज वाली वीडियो है, ठीक है, ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हम खंड घा डिस्कस कर लेंगे, पांचवा खंड और हमारा छठा खंड यानी मैप वगैरह सब देख लेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में सेक्शन ए बी सी ये पार्ट 1 में समझा दिया है, डी ई एफ ये हम अभी इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ऐसा ही और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है। बाकी यहाँ पे आई बटन में ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी आपको सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट की, तो वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 2 की वीडियो को, तो चलिए शुरू करेंगे। अब थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए देखा था जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, ठीक है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थे वो हमने शेयर की थी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप जाके उसे जरूर देखना, ओके। फिर यहाँ पे हमने सेक्शन नंबर बी डिस्कस किया था, दो दो नंबर के जो हमारे क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। फिर सेक्शन सी हमने देखा था, तीन तीन नंबर के जो क्वेश्चन थे इसके, ओके। तो क्या आप तैयार हो बच्चों आज की वीडियो की शुरुआत करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों आज के पेपर का जो हमारा खंड घा है यानी कि सेक्शन नंबर डी वो यहाँ से शुरू हो चुका है, ओके। अब इसमें कैसे क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है और इन चारों क्वेश्चन में आपको अथवा भी दिया गया जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ओके बच्चों। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है 30 का। पहला क्वेश्चन है फ्रांस में ये जो जैकोबियन क्लब था इसका उदय कैसे हुआ ये बताइए। और इसी के अथवा में पूछा गया है नेपोलियन के उदय की व्याख्या करो। तो जैकोबियन क्लब का उदय, ठीक, और नेपोलियन का उदय, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आपके पेपर में जरूर आएगा, ओके। तो हम दोनों के बारे में ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जैकोबियन क्लब और नेपोलियन, ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रांस में जो जैकोबियन क्लब था आखिर इसका उदय कैसे हुआ, ओके। तो देखो हुआ यूं कि फ्रांस में बहुत सारे क्रांतिकारी युद्ध हो रहे थे। अब इन युद्धों की वजह से जो लोग थे इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, इनके जान माल की हानि हो रही थी, इनके रोजगार छिन रहे थे। एक तरीके से जो आर्थिक कठिनाइयां थी आम लोगों को बहुत ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, ठीक है। अब इन सभी से जूझने के लिए इन्होंने क्या किया, जितने भी राजनीतिक क्लब हुआ करते थे तो इन लोगों ने सरकार की नीतियों के विरोध करने के लिए, उनकी नीतियों के बारे में बातों को करने के लिए आपस में जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो विरोधी होते थे, जो आम लोग थे सरकार का विरोध करने वाले, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो राजनीतिक क्लब हुआ करते थे इनको एक महत्वपूर्ण रैली स्थल बना दिया, ठीक है। अब इन सभी राजनीतिक क्लबों में सबसे इंपॉर्टेंट क्लब था जैकोबियन क्लब या फिर कह सकते हो जैकोबियन क्लब, ठीक है। अब इसके सदस्य मुख्य रूप से कौन होंगे, जो छोटे मोटे लोग हुआ करते थे, मोची वगैरह, नौकर हो गए, दिहाड़ी मजदूर हो गए, क्योंकि भाई युद्ध में तो ऐसे ही छोटे लोगों को नुकसान होता है ना। तो सबसे सफल था जैकोबियन। अब जैकोबियन क्लब के सबसे जो महत्वपूर्ण नेता थे वो थे बच्चों मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे, ठीक है। इन्होंने लाल टोपी पहनी हुई थी जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी, ठीक है। साथ ही साथ घुटने के बिना पतलून के साथ गोदी के मजदूर द्वारा पहना था, ये चीज बताई गई है, ठीक है। अब जितने भी ये जैकोबियन के नेता थे या फिर शामिल लोग थे, इन्होंने क्या किया कि समाज में ना अपने आप को धनी वर्गों से और कुलीन वर्गों से अलग दिखाने के लिए
इन्होंने निम्न वर्ग के साथ एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, यही चीज बताई गई लाल टोपी के बारे में। ओके, तो इस प्रकार से फ्रांस में जैकोबियन क्लब का उदय होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ भैया, तो आ जाओ नेपोलियन के उदय को समझते हैं। ठीक है, नेपोलियन का उदय, देखो सबसे पहली बात, जैकोबियन सरकार के पतन के बाद धनी मध्यम वर्ग को एक बार फिर से सत्ता हथियाने का अवसर मिल गया। जब फ्रांस में जैकोबियन सरकार जो थी ये खत्म हो रही थी या फिर खत्म हो चुकी थी, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो उस समय में जब सत्ता किसी के हाथ में नहीं थी, तो जितने भी धनी कुलीन मध्यम वर्ग के लोग थे, इन सभी ने सत्ता हथियाने का प्रयास किया। ओके, एक नया संविधान बना और इस नए संविधान ने समाज को, जो समाज में गैर संपत्ति वर्ग था, इनको वोट से वंचित कर दिया। यानी कि जिसके पास में भी किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं थी, वो वोट नहीं दे सकता है, ऐसा ये लागू कर दिया। ठीक है, अब 2 विधान परिषदों के प्रावधान किए गए, एक हाथ में शक्ति की एकाग्रता के खिलाफ सुरक्षा, अर्थात अब जो थे ना वो 2 विधान परिषद बना दिए गए थे। ठीक है, ताकि कोई भी एक जो है ना पूरे फ्रांस पे कब्जा करके ना कर सके। इसके बाद इसने 5 सदस्यीय सरकारी नियुक्त किया गया, यानी कि 5 सदस्य कार्यकारी नियुक्त किए गए, जिसे निर्देशिका के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना बच्चों, अगर पेपर में पूछा जाए कि फ्रांस में नए संविधान के तहत विधान परिषदों के जो प्रावधान किए गए, उसमें 5 सदस्यीय जो कार्यकारी नियुक्त हुआ, उसे क्या बोलते हैं, निर्देशिका। क्या बोलते हैं, निर्देशिका। ओके, निर्देशक अक्सर विधान परिषदों से भिड़ जाया करते थे, यानी कि उनके साथ में इनकी विवाद हो जाती थी, क्योंकि फिर उसे वो बर्खास्त कर देते थे। ठीक है, निर्देशिका इस राजनीतिक अस्थिरता ने सैन्य तानाशाह नेपोलियन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि फ्रांस में जब सब कुछ ये चल रहा था, तभी इस निर्देशिका की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से सैन्य तानाशाह के रूप में नेपोलियन का उदय हुआ, जिसने 1793 से 1796 के बीच अधिकांश मध्य यूरोप पर विजय प्राप्त कर ली। ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस को हराकर राष्ट्रीय नायक भी बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से नेपोलियन का उदय हुआ। ओके बच्चों, दोनों क्वेश्चन आगे समझ। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखें तो डिस्क्राइब द राइज ऑफ जैकोबियन क्लब इन फ्रेंच। तो राइज ऑफ जैकोबियन क्लब इन फ्रेंच पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ओके, उसके बाद 4th एंड 5th पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों कि डिस्क्राइब द राइज ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन कैसे इसका उदय हुआ। टोटल 5 पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो, लोकतंत्र किसे कहते हैं, विश्व की कुछ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो पहले लोकतंत्र समझेंगे, फिर उदाहरण देंगे। तो आ जाओ, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। देखो, जैसा कि नाम से पता चलता है, लोकतंत्र, लोक जमा तंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र, लोगों का शासन। तो शासन का वह रूप जिसमें जनता अपने ऊपर शासक जो हैं उन पर जो शासन करेंगे, उनका चुनाव स्वयं करें। ठीक है, अब एक राजनीतिज्ञ बच्चों अब्राहम लिंकन ये कहते हैं, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। क्या कहा गया है, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली संस्था। तो के लिए, की ओर, के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलती है लोगों की, वो होती है। अब हमें बताना है विश्व की कुछ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात होगी मैक्सिको की। तो मैक्सिको में 1930 के बाद लगभग 2000 तक, यानी कि इन 60 से 70 सालों में हर चुनाव में केवल और केवल एक ही पार्टी, PRI, MCQ में आ सकता है, PRI की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसी को जीत मिली। अब आप खुद सोचो, जब 70 सालों तक चुनाव होते हैं, ठीक है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, मान लीजिए
कि अभी तक टोटल जो है कितनी बार 14 बार चुनाव हो चुके हैं, ठीक है। तो इन 14 बार जो सरकार है वो केवल PRI की ही बनी है। क्यों बनी? क्योंकि वहां पे शासन लोकतांत्रिक है ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, सन 2015 तक सऊदी अरब में वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। सऊदी अरब में भी वोट देने का अधिकार 2015 के बाद आया। फिर यहाँ पे बात आती है चीन की संसद के बारे में। चीन की संसद को कवांगुओ रेमिनन दाइबियो दाहुई, जिसे हम राष्ट्रीय जनसंसद भी कहते हैं। अगर आप को ये नाम याद नहीं होता है तो आप ये याद कर लो, राष्ट्रीय जनसंसद, ठीक है। तो चीन की संसद राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक होता है। संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले चाइना में जितने भी उम्मीदवार होते हैं इन सभी को चीनी जो कम्युनिस्ट दल है CPC, इससे मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। मंजूरी तो लेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, चाहे वो जीत भी जाए, लेकिन सरकार केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी। तो एक प्रकार से ये भी तो लोकतंत्र ही हुआ ना, कि आप चुनाव लड़ने तो सबको दे रहे हो, ठीक है, लेकिन पार्टी की आपकी ही सरकार बनेगी, तो क्या फायदा है फिर। इसके अलावा एक और एग्जांपल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट कर दिया, ठीक है। और 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया, ठीक है। पहले तो 1999 में इन्होंने सैनिक तख्ता पलट किया, ठीक है। फिर 2002 में इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के उस देश के संविधान को ही बदल के रख दिया। उस समय सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थे। जिम्बाब्वे में 1980 के बाद JANU-PF पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे लगातार शासन करते रहे, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे। ओके, तो कई एग्जांपल हैं जिसमें मैक्सिको है, सऊदी अरब है, चाइना है, पाकिस्तान है, जिम्बाब्वे, ऐसे आप बता सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं 31 के अथवा की, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में ये जो क्वेश्चन दिया गया ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से आपके कम से कम 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन, इवन कम से कम आपके 10 MCQ भी बनेंगे। अब मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनो। भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द, जिसमें पहला है पंथ निरपेक्ष, दूसरा है गणराज्य, तीसरा है लोकतंत्रात्मक, चौथा है बंधुता और 5वां है समता। तो आपको इन सभी शब्दों का, ठीक है ना, इन सभी शब्दों का अर्थ बताना है कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बेसिकली भारतीय संविधान को दिशा दिखाने वाले 5 नहीं बल्कि 10 शब्द हैं। कितने? 10। और इन्हीं 10 से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 5 नंबर के और MCQ बहुत सारे निकलेंगे। ओके, आइए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं एक बार। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान को दिशा दिखाने वाले शब्दों में सबसे पहला है हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, उसके बाद समानता, बंधुता, ये 10 है, ठीक है। तो ये 10 आपके शब्द हैं और इन्हीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन, हमारा पहला पॉइंट क्या है? हम भारत के लोग। इसका अर्थ यह है कि भारत के संविधान का निर्माण जनता ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करवाया है, ना किसी राजा या बाहरी आदमी ने। यानी कि हमारा भारत का जो संविधान है इसका निर्माण किसने किया है? हमने जिन्हें चुना था उन्होंने किया है, यानी कि हमारे प्रतिनिधियों ने। हमारा भारतीय संविधान किसी राजा की देन नहीं है, किसी अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत की देन नहीं है। ओके, अच्छा, आप सभी से एक मैं क्वेश्चन जो है वो कमेंट में पूछना चाहता हूं। ओके, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना कि हमारा जो भारतीय संविधान था, ठीक है, भारतीय संविधान ये कब बनकर तैयार हुआ था? ओके, वो एग्जैक्ट डेट क्या है जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ? फटाफट से सारे बच्चे कमेंट में बताओ मुझे इसका आंसर। देखते हैं कितने बच्चों को आंसर पता है इसका। ठीक है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ।
अगला दूसरा शब्द बच्चों प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि लोगों को अपने से जुड़े हर फैसले लेने का पूरा अधिकार है और इन फैसलों में भारतीय सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती है। अर्थात हमारे लिए जो भी अच्छा है, जो हम फैसले लेते हैं वो हम ले सकते हैं, ये हमारा पूर्ण अधिकार है। फिर चाहे वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो, किसी भी चीज़ के लिए हम फैसले ले सकते हैं। इन फैसलों में ना तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें बेसिकली इंटरफेयर करेगा, ना ही तो भारतीय सरकार। ओके, तीसरा बच्चों समाजवादी। समाज में संपत्ति जो है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा सामूहिक रूप से ही होना चाहिए। सरकार जमीन और संपत्ति से जुड़े कानून इस तरह से बनाए ताकि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो सके। यानी कि समाजवादी का मतलब ये हो गया कि समाज में जो भी संपत्ति है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है, कोई एक व्यक्ति तो उसको पैदा कर नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए जैसे पार्क है, ठीक है, तो क्या पार्क को कोई एक व्यक्ति बनवाता है? नहीं, बल्कि कई सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर उस पार्क को बनवाते हैं। ओके, तो ये चीज है, यही बात यहाँ पे की गई है। तो सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे गरीब ज्यादा गरीब ना रहे और अमीर जो है ना, गरीब अमीर के बीच में ज्यादा बड़ी खाई ना हो, ऐसे बनाए। फिर चौथा है बच्चों पंथ निरपेक्ष। लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता ये शब्द देता है, ठीक है। अर्थात भारतीय देश का देश लेवल पर अपना कोई भी एक आधिकारिक धर्म नहीं होगा। भारत के संविधान में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया है और हर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के धर्म को अपना सकता है। एक पांचवा है लोकतंत्रात्मक शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे लोकतंत्रात्मक बोलते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं उससे और वे उसे जवाबदेह होते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और जो भी प्रतिनिधि चुन के जाता है वो उनके लिए काम करता है, ये लोकतंत्रात्मक हो गया। ओके, अब बारी आती है कि गणराज्य, न्याय और स्वतंत्रता और समानता बंधुता। तो गणराज्यों के बारे में बात करते हैं। शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न किसी वंश या राज खानदान का। तो गणराज्य का मतलब क्या हो गया कि शासन का जो प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा, ना कि कोई वंश के आधार पर चला आया है फिर राज खानदान से। ओके, सातवां है न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति, भाषा इत्यादि किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये न्याय कहलाता है। आठवां है स्वतंत्रता। लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, अपनी बात को रखने की पूरी आजादी है, इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। नौवां समानता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे या फिर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति किसी से भी संबंधित हो, हर व्यक्ति कानून की नजर में एक जैसा है। पहले से चली आ रही जितनी भी असमानताएं हैं कानून उसे समाप्त करेगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। 10वां है बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें, हम सभी एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे को कमतर ना समझे। यानी कि एक देश भारत में रहते हुए हमें ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, ये चीज है। तो आ गया ना समझ में कितने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए ये वाले। चलो इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? गिव एग्जांपल्स ऑफ सम अनडेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेमोक्रेसी को समझिए। सेकंड जो एग्जांपल्स हैं अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के, तो पहले मेक्सिको की बात आएगी, फिर सऊदी अरेबिया की बात आएगी, फिर चाइना की बात आ जाएगी। ठीक, उसके बाद में फिर यहाँ पे पाकिस्तान और फिर जिम्बाब्वे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कुछ शब्दों को वर्णन करना था। ठीक है, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, फ्रेंडली एंड इक्वलिटी दैट गाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको कई सारे बता दिए हैं। ठीक है, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवेजियन, सोशलिस्ट, सेकुलर,
आप ऐसे पढ़ लेना इंग्लिश में, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, एक और है, ये है फ्रेटर्निटी, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32, ये ज्योग्राफी से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय द्वीप समूह की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और अथवा में प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो भारतीय द्वीप समूह की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो प्रकार के द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? इसमें सबसे पहले द्वीप समूह बच्चों क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह, और दूसरे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो पहले लक्षद्वीप को पढ़ेंगे फिर अंडमान निकोबार को, ठीक है। देखो लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित होते हैं और अरब सागर में पाए जाते हैं। किससे निर्मित हैं? प्रवाल से। कहाँ पाए जाते हैं? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? तकरीबन 32 किलोमीटर, ज्यादा नहीं है, मात्र 32 किलोमीटर है, ठीक है। लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कौन सा है? कावरत्ती। अब इस द्वीप समूह में पादप और जंतुओं की अनगिनत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया लक्षद्वीप का क्या क्या, किससे बना है? प्रवाल से। कहाँ पर है? अरब सागर में। क्षेत्रफल कितना है? 32 किलोमीटर। प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती, ओके। अब आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं, यानी कि नॉर्थ से ये साउथ की तरफ फैले हुए हैं, जो कि दो भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक है आपका अंडमान और दूसरा उत्तर वाला जो है ये आपका अंडमान है, दक्षिण वाला आपका निकोबार है। दो पार्ट में डिवाइड है, ओके। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों का हिस्सा माने जाते हैं। इनकी जलवायु विषुवतीय होती है, ओके। और इस द्वीप समूह में पादप तथा जंतुओं की बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। इसीलिए बच्चों ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, ये ट्रेवल के नज़रिए से, यानी कि जो टूरिज्म अट्रैक्शन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके। चलो अब यहाँ पे एक ये है जो पोर्ट ब्लेयर है, ये इसका प्रशासनिक केंद्र है। एक और चीज़, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये समुद्री इलाके में सुरक्षा का महत्वपूर्ण एरिया है, क्योंकि जब भी समुद्री रास्ते से कोई भी हमला होने वाला होता है, फिर कोई प्लानिंग भी कर रहा होता है, तो हम अंडमान निकोबार से अपने जो खुफिया एजेंसीज होते हैं, खुफिया जहाज, खुफिया लोग, उनसे इन सभी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये तो कुछ अलग सी इंफॉर्मेशन थी, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। तो आ जाओ बच्चों देखते हैं भाई प्रायद्वीपीय पठार की क्या क्या विशेषताएं होंगी। देखो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं, देखो सबसे पहली बात, यह प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, जो एक मेज की आकृति वाला स्थल है। यह आग्नेय, पुराने क्रिस्टलीय तथा रूपांतरित शैलियों से बना है। सिंपल सा, आज हम जिसे प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, ये पहले प्रायद्वीपीय पठार नहीं था। ये सबसे पहले जो है ना गोंडवाना भूमि का हिस्सा हुआ करता था, जो एक मेज की आकृति का होता था। और ये गोंडवाना का हिस्सा आग्नेय से बना था, पुराने क्रिस्टलीय और जो रूपांतरित शैल है इनसे बना था, ओके। अब ये गोंडवाना जो था बेसिकली दो भाग में है। भारत की अगर हम बात करें, नर्मदा नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार भूभाग है, ठीक है, जिसको हम दक्षिण का पठार कहते हैं। तो एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों, दक्षिण का पठार किसे कहते हैं? नर्मदा नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार भूभाग को। और उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं, जिसमें कि छोटा नागपुर का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है और मालवा का पठार भी शामिल है, ठीक है। अब इस पठार का भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे मेघालय, कार्बी और आंगलैंग पठार ये भी कहते हैं। तो कई सारी चीजें हैं। उसके बाद दक्षिणी पठार के पश्चिम और पूर्वी किनारे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहलाए। सिंपल सी बात है, जो पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी तट है उसको पश्चिमी घाट, और जो पूर्वी किनारा है उसको पूर्वी घाट, ये बोल दिया। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। तो प्रायद्वीपीय पठार में क्या पाया जाता है? काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज को सारे बच्चे बड़े गौर से सुन लो। क्या गौर से? यहाँ पे आपके 5+ MCQs कंप्लीट हुए हैं।
कौन कौन से? तो आओ ध्यान से सुनो एकदम अच्छे से। सबसे पहली बात, आज जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, ये पहले किस भूमि का हिस्सा था बच्चों? गोंडवाना भूमि का। ओके, प्रायद्वीपीय पठार भारत में दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है दक्षिण में, जिसे दक्षिण का पठार कहते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार भूभाग। दूसरा है उत्तर में, जिसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं, जिसमें छोटा नागपुर, बुंदेलखंड ये सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, प्रायद्वीपीय पठार में कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, और इसी को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लेना। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन आइसलैंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडियन आइसलैंड्स में आपके लक्षद्वीप आ जाएंगे और अंडमान और निकोबार आ जाएगा, ठीक है, दोनों को पढ़ सकते हो। इसी का दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियो। तो देख सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में क्या क्या बातें दी गई हैं इंग्लिश मीडियम में। चलो अब बारी आ जाती है बच्चों आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की 5 नंबर की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? परंपरागत खेती व आधुनिक खेती में अंतर बताइए। यानी कि वो खेती जो आमतौर पे पहले से चली आ रही है और एक ऐसी खेती जो वर्तमान में की जाती है, तो पहले की और अभी की खेती में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो आ जाओ, डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे परंपरागत कृषि की, फिर आधुनिक कृषि की। ओके, तो देखो परंपरागत कृषि, सबसे पहली बात, कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग यानी कि HYVS इनका पहले से ही प्रयोग होता हुआ आया है, ठीक है। और परंपरागत कृषि करने के लिए हमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें ज़्यादा पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हम कम सिंचाई करके जो है अच्छे से क्या बोलते हैं फसल को उगा सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, उर्वरकों के रूप में पहले क्या उपयोग होता था? गाय का गोबर और जो दूसरी प्राकृतिक खाद होती थी इनका, ठीक है। खेती के लिए पारंपरिक हल का उपयोग होता था। सिंचाई के लिए कुएं हो गए, नदी हो गए, नहर हो गए, राहट हो गए, तालाब हो गए, इन सभी से सिंचाई होती थी, ठीक है। तो परंपरागत जो कृषि है इसकी ये विशेषता है। लेकिन आज अगर देखा जाए आधुनिक कृषि की, तो आज जो है ना ऐसे बीजों का उपयोग किया जाता है बच्चों जो कि कृषि में अधिक उपज देने वाले हों, ठीक है। कैसे बीजों का उपयोग? अधिक कृषक उपज देने वाले। उसके बाद अधिक सिंचाई की इसमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का उपयोग हो रहा है, तो उससे सिंचाई भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग भी शामिल है। मशीन का प्रयोग आजकल के टाइम पे बहुत हो रहा है, जो भी रासायनिक खाद है, जो भी कीटनाशक वगैरह है, इन सभी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। नलकूपों और पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई की जा रही है, यानी कि जो मोटर टाइप में नहीं होते हैं, इंजन टाइप में जो लगे होते हैं गाँव में, समर वगैरह, इनसे भी अब सिंचाई होने लगी है, जबकि पहले कुएं, नदी, तालाब वगैरह इन्हीं से ही होती थी। ओके, तो परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि ये दोनों डिफ्रेंशिएट हैं, दोनों में आप चाहो तो पढ़ लो। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन, समाज पर शिक्षा के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो इस समाज पे शिक्षा का बहुत अच्छा वो पड़ता है, महत्व बेसिकली, या फिर प्रभाव। तो चलो देखते हैं। देखो बहुत आसान सा बच्चों, शिक्षा का महत्व। सबसे पहली बात, शिक्षा होगी तो आपके पास ज्ञान होगा, आपका जो कौशल है, जो स्किल है, उसमें वृद्धि होगी। शिक्षा जब होगी तो आपके सामने काम करने के नए नए अवसर खुलते रहेंगे। शिक्षा जब होगी तो तब आप अच्छा काम करेंगे और आप अच्छा पैसा भी कमाएंगे, ठीक है। अच्छा पैसा कमाएंगे तो आपकी नई नई आकांक्षाएं, नई नई जरूरतें आप पूरी कर पाएंगे। आपके देश के जो राष्ट्रीय आय है इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ेगी और जीवन स्तर में भी सुधार होगा, ठीक है। तो ये था आपका छठा वाला, समझ गए बच्चों। तो शिक्षा का महत्व इस प्रकार से है। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग के ये 6 पॉइंट, एंड देन मॉडर्न फार्मिंग के ये 6 पॉइंट, 5। फिर आता है एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। तो इंपॉर्टेंस क्या है?
एजुकेशन की सोसाइटी पर, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हमने 5 नंबर के जो 4 क्वेश्चन थे अथवा मिला के 8 क्वेश्चन ये समझ लिए हैं। तो अब आप तैयार हो अगले सेक्शन को समझने के लिए, सेक्शन नंबर ई। ओके बच्चों, आर यू रेडी? शुरू करें? चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो खंड नंबर ना यानी कि सेक्शन नंबर ई वो शुरू हो चुका है। अब इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह इन सभी का आंसर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश कहता है जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार हो गए, कारीगर जैसे कि जूता बनाने वाले, पेस्ट्रो बनाने वाले, साड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सभी आते थे। उनका नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबियन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका एक तरीका था। किसका? जैकोबियन क्लब के सदस्यों का। ओके, क्वेश्चंस देखें कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जैकोबियन क्लब में समाज के किस वर्ग के लोग शामिल थे? तो इस समाज के जो कम समृद्ध वर्ग के लोग थे ये शामिल थे। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था? तो जैकोबियन क्लब का नेता था। जैकोबियन क्लब के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे? तो लंबी धारीदार पतलून। ओके, अब देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? रोबेस्पियर ने फ्रांसीसी लोगों में समानता लाने के लिए क्या किया? तो रोबेस्पियर ने क्या किया? मजदूरी और कीमतों पर अधिकतम सीमा पर कानून जारी कर दिए। रोबेस्पियर ने भाषण और संबोधनों के रूप के माध्यम से समानता की रोटी और समानता का परिचय दिया। ठीक है, तो जैकोबियन क्लब के बारे में ये बातें आपको पढ़नी थी। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखो, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो जैकोबियन क्लब के बारे में। ओके, सारे क्वेश्चंस को आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन उसका आंसर, दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर, इस प्रकार से। ओके, ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं हिस्ट्री का। अब आता है आपके पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ गया बेसिकली। अब आप चाहो तो इसे पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन में जो भी आंसर यहाँ पे मिलेगा ना पैसेज में वो आपको बता दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आदर्श लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखो बच्चों इसी में ही मिलेगा। ठीक है, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो उसे आदर्श लोकतंत्र बोलते हैं। ओके, तो जिस शासन व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, लोकतांत्रिक देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा किसके कामकाज पर निर्भर करता है? तो सिंपल सी बात है, हम नागरिकों के कामकाज पर। ठीक, अब देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भूमिका होती है? उदाहरण देके समझाइए। तो नागरिक होने के तौर पर हम जो भी कार्य करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। अर्थात एक नागरिक है हम भारत के, एग्जाम्पल के लिए, तो नागरिक होने के नाते हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारे देश के लिए अच्छा या खराब बनाने को मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही इसकी कमजोरी है। उदाहरण के लिए, नागरिकों के द्वारा अपने मत का सही उपयोग अच्छी सरकार के निर्माण में आवश्यक है जो जनता के लिए वास्तविक रूप से कार्य करे। ठीक है, तो ये है अच्छे नागरिक देश का उदाहरण। ओके बच्चों, चलो अब इंग्लिश मीडियम में देख लो। यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं, आप चाहो तो पढ़ लो। मैं आपको सीधा तीनों क्वेश्चन और उनके आंसर दिखा देता हूँ। पहला देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चलो अब हमारा जो अगला वाला पैसेज है ये रहेगा आपकी ज्योग्राफी से। ओके, अब ज्योग्राफी से देखें क्या पैसेज आया है। तो ज्योग्राफी के पैसेज में है भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया से
तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंची हैं। क्यों पहुंची हैं? क्योंकि संपर्क रहा है इसलिए। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में लाए जाते थे। ठीक है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के जो प्रतीक थे जैसे मीनार, गुंबद, इनका प्रभाव भी हमारे देश में देखा जा सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में भारत से किन वस्तुओं का व्यापार दूसरे देशों से किया जाता था? तो मसाले और मलमल का। भारतीय ज्ञान के 2 उदाहरण दीजिए जो 2 दूसरे देशों तक पहुंचे हैं। तो रामायण, पंचतंत्र, उपनिषद के विचार, ये सब। किन कारणों से भारत का संपर्क दूसरे देशों के साथ प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है? ऐसा इसलिए क्योंकि एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में के सेंटर में भारत आता है, केंद्रीय स्थिति है। भारत के आसपास जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है और अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यानी कि महासागरों की निकटता है और संसाधनों से भारत धनी भी है इसीलिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है बच्चों, आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो 34, 35, 36 इस प्रकार से ये हो गया। अब इसका इंग्लिश वर्जन अगर आप देखना चाहो तो यहां से देख लीजिए। इंग्लिश में इस तरीके से दिया गया है। ओके बच्चों, 3 क्वेश्चन है आपके। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, ये 2 नंबर का है। ओके बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों सेक्शन नंबर जो हमारा ई था इसको हमने कंप्लीटली समझ लिया है। ओके, अब हम बात करेंगे अपने अगले सेक्शन की, सेक्शन नंबर एफ यानी कि खंड चा। अब इससे पहले कि मैं आपको मैप समझाऊं, ध्यान से सुनो। आपके मैप के लिए मैंने 5 से लेकर 7 मिनट की 2 वीडियोस अलग अलग बना दी हैं, एक हिस्ट्री की और एक ज्योग्राफी की। लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उन मैप्स को जाके जरूर देखना। 5 नंबर की आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, अब देखिए 37 का ए क्या कहता है कि दिए गए फ्रांस के रेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी अंकित किए गए हैं। उन्हें पहचानिए और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे हमारा ए दिया गया है, फिर यहाँ पे हमारा बी दिया गया है। अब दोनों क्या क्या है तो देखो, सबसे पहला है दास व्यापार से संबंधित एक बंदरगाह। अब दास व्यापार से संबंधित एक बंदरगाह कौन सा बच्चों यहाँ पे ए और बी में? वो है सबसे पहला आपका ए वाला। ठीक है, और इसका नाम है बच्चों एक सेकेंड, इसका नाम है नानतेस। एक सेकेंड, इसका नाम है बच्चों नानतेस। ओके, अब जो दूसरा वाला है इसके लिए क्वेश्चन क्या है? दास व्यापार से प्रसिद्ध बंदरगाह। तो दास व्यापार की वजह से प्रसिद्ध कौन सा हुआ था? बोर्डो। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बोर्डो। ठीक है, वैसे इंग्लिश में बोर्डोक्स बोलते हैं। ओके, तो आप ऐसे याद कर लेना। ये हो गया आपका ये वाला मैप। अब जो हमारा 27 का बी वाला मैप है उसमें देखिए क्या है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं भी 3 झीलों को उपयुक्त प्रतीकों से दर्शाइए। तो झीलों के मैप के बारे में पेपर में कोई भी आपका मैप आएगा उसकी तैयारी अभी के अभी आपकी मैं पूरी करवा देता हूँ। ठीक है, तो झीलों के बारे में देखो, झीलों के बारे में ज़्यादा नहीं, कुछ 4 से 5 झीलें जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है बच्चों आपकी वुलर झील। ठीक है, वुलर झील, और ये वुलर झील कहाँ पे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद सांभर नामक झील, ये कहाँ पे बच्चों? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी क्या बोलते हैं ये कोलोरू झील। और कोलोरू झील कहाँ पे बच्चों? आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश। ठीक, फिर चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे बच्चों? चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, 4 झील हो गई। एक झील और है जो कि आपको याद रखनी है, पुलकित झील।
ठीक है, पुलिकट झील। और ये कहाँ पे बच्चों, ये आई थिंक तमिलनाडु में है या फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप मुझे बताओ एक बार कमेंट में कि जो पुलिकट झील है ये किस राज्य में है, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। फटाफट से बताओ मुझे एक बार, देखूं तो किस बच्चे को पता है पुलिकट झील कहाँ पे है। बाकी मैप आपको बता ही दिया मैंने, वुलर, सांभर, चिल्का और कोल्लेरू। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये मैप कंप्लीट हो गया। ओके तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके आज की इस वीडियो में अपने क्लास 9th के सोशल साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए आपका जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर था, इसके पार्ट 2 को भी समझ लिया अच्छे से। यानी कि आज हमारा पहला पेपर पूरा हो गया। ठीक है, अभी तो देखो ये पहला पेपर हुआ, इसके अलावा अभी हम आपको कम से भी कम 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं बच्चों, वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, यहाँ पर आई बटन में आपको ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस, प्लेलिस्ट सब मिल जाएंगी, तो आप उनको वहां से जाके जरूर से देख लीजिएगा। बाकी आप सभी बच्चों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में जरूर से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जैसे मैंने आपको समझाया है इस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है या आपकी प्रिपरेशन कितनी बढ़िया हुई है। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले भाई कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है अच्छे से कि नहीं, है ना, या फिर मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो आप सभी बच्चे एक बार फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर पढ़ूंगा कमेंट्स को, लाइक और हार्ट वगैरह जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे सैंपल क्वेश्चन पेपर सेकंड की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।